हेलो टू ऑल। आज हम जानेंगे अंडजनन यानी oogenesis। यानी अंडजनन क्या होता है या oogenesis क्या होता है। देखो ये भी युग्मक जनन का एक भाग है। युग्मक जनन में मैंने कहा था दो मुख्य भाग होते हैं उसके। एक में तो हम क्या करते हैं, मादा युग्मक के बारे में पढ़ते हैं और एक में नर युग्मक के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने नर युग्मक में के बारे में पढ़ा था जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मादा के बारे में यानी अंड जनन यानी oogenesis के बारे में। ठीक है, तो इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। देखो, एक परिपक्व मादा युग्मक के यानी मादा युग्मक कौन होता है, अंड के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। ठीक, या आप ये भी कह सकते हैं एक जो म्यूच्योर जो मादा होती है उसके जो गैमेट्स होते हैं उनसे किसका बनना, एग के बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो प्राथमिक ऊसाइड से अंडाणु बनना ही अंड जनन कहलाता है। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं मादा युग्मक का निर्माण किस समय होता है और कैसे होता है और कैसे ये मोचित होता है शरीर से बाहर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, मादा युग्मक का निर्माण किस समय होता है। तो देखिए, मैं पहले ही बताया था तुम्हें, जब शुक्राणु जनन वाली वीडियो हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मादा स्तनियों में प्रारंभिक भ्रूणावस्था के समय ही अंडाशय की जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है आपकी प्रारंभिक जनन कोशिका में जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है में बार बार सूत्री विभाजन होने से oogonia बनती है। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि जो मादा स्तनी होती है या मादा जो होती है उनमें, जैसे पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में जो स्पर्म होते हैं वो कब बनते हैं, वो यौवनारंभ में या किशोर अवस्था में बनना प्रारंभ होते हैं। लेकिन मादा के केस में ऐसा नहीं है। मादा के केस में क्या है कि जो मादा होती है या जो फीमेल होती है उनमें क्या होता है, फीमेल मादा स्तनियां कोई भी हो सकती है वो, ठीक है ना। तो मादा स्तनियों में क्या होती है, जो प्रारंभिक भ्रूणावस्था, जैसे ही भ्रूण का पेट में क्या होता है, भ्रूण माता के गर्भ में जैसे ही भ्रूण का निर्माण होता है तो वो भ्रूण का अगर उसका लिंग मेल है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर फीमेल है यानी मादा है तो उसको उसमें क्या होगा, भ्रूण अवस्था में ही क्या हो जाएंगे, अंडाशय बनना, अंडाशय में जो है ये युग्मकों बनना शुरू हो जाते हैं, या युग्मक बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं मादा में जो युग्मकों का निर्माण होता है वो भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। कैसे होता है कि oogonia बनती है, किससे बनती है, जब उनमें क्या होती है कि जो उसकी मादा की जो अंडाशय की जनन उपकला है यानी अंडाशय यानी यूट्रस की जो क्या होती है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसमें प्रारंभिक जनन होता है और उस प्रारंभिक जनन में क्या होगा, बार बार सूत्री विभाजन से oogonia बनती है। क्लियर हुआ इतना। चलिए, अब जो ये oogonia बना किससे, प्रारंभिक जनन कोशिका में बार बार सूत्री विभाजन से, यानी प्रारंभिक जनन कोशिका में बार बार सूत्री विभाजन से जो ये oogonia बना, पहला तो ये बना। अब इस oogonia में क्या होगा, देखिए इसे भी आगे, प्रत्येक oogonia से एक अंड बन सकता है, परंतु मादा शिशु के पैदा होने से पहले ही अनेक oogonia अक्रिय हो जाती हैं। देखिए क्या बोल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि प्रत्येक oogonia से एक अंड बन सकता है, कि जो oogonia है इससे एक अंड तो बन सकता है, परंतु मादा शिशु के पैदा होने से पहले ही अनेक oogonia अक्रिय हो जाती हैं, यानी ये सक्रिय नहीं होती हैं, ये अक्रिय हो जाते हैं। उस समय कैसे फॉर्म में रहते हैं, अक्रिय फॉर्म में रहते हैं। नहीं तो एक oogonia से प्रत्येक oogonia से एक अंड बन सकता है, ठीक है, बन तो सकता है, लेकिन क्या होता है कि जो शिशु होते हैं उसके पैदा होने से पहले क्या होती है, oogonia क्या होती है, अक्रिय हो जाती हैं। अब देखिए ये अक्रिय जो oogonia होते हैं फिर अट्रेटिक फॉलिकल अथवा अट्रेशिया कहलाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि अक्रिय oogonia क्या कहलाते हैं, तो जो अक्रिय यानी इनएक्टिव जो oogonia है उन्हें हम क्या कहते हैं, अट्रेटिक फॉलिकल या फिर अट्रेशिया कहते हैं। हम समझिए अट्रेशिया क्या होता है, तो अट्रेशिया क्या है, अक्रिय oogonia है, इनएक्टिव oogonia है। क्लियर बात हो गई। तो बन तो जाते हैं, मतलब शिशु अवस्था में जो एग बनना प्रारंभ तो हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, मेच्योर नहीं होती हैं वो, ठीक, लेकिन बन जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, जो oogonia वृद्धि कर पाते हैं उन्हें प्राथमिक oocyte कहते हैं। सेम वही बात जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था। तो जो oogonia अब वृद्धि कर लेंगे तो वो तो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक oocytes कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। सबसे पहले क्या हुआ, जो मादा जो भ्रूण था यानी जो अगर कोई लड़की है और उसको अगर माता के गर्भ में है, पेट में है, तो उस समय क्या हो जाएगा, अंड बनना शुरू हो जाता है। लेकिन वो अंड क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा,
जो प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में जो बार-बार सूत्रीय विभाजन से ओगोनिया बनता है और वो ओगोनिया एक अंड बना सकते हैं क्योंकि अंड का निर्माण ओगोनिया से ही होता है। लेकिन वो ओगोनिया क्या होता है? अक्रिय होता है और उस अक्रिय ओगोनिया को हमने क्या कहा था? अट्रेटिक फॉलिकल अथवा अट्रेसिया कहा था। ठीक? तो जो जो ओगोनिया फिर उनमें वृद्धि कर पाएँगे, उन्हें तो हम क्या कहते हैं? प्राथमिक oocytes कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? प्राथमिक oocytes कहेंगे। अब ओगोनिया क्या कहलाया? oocytes कहलाएगा। अगर इसने वृद्धि कर पाए, जो-जो ओगोनिया वृद्धि कर पाएँगे तो उन्हें क्या कहेंगे? प्राथमिक oocyte कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, स्त्री के संपूर्ण जनन काल में लगभग 400 प्राथमिक oocyte ही अंडाणु के रूप में परिपक्व होते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पे कि जो स्त्री के संपूर्ण जनन काल, जब से उसका जनन काल प्रारंभ होगा, तो जनन काल नॉर्मली ये 12 से 13 वर्ष की आयु में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स प्रारंभ होता है, तब से लेके यानी मेनार्की से लेके मेनोपॉज यानी आर्तव चक्र के शुरू होने से लेके और आर्तव चक्र के खत्म होने के बीच कितने 400 प्राथमिक oocytes अंडाणु के रूप में परिपक्व होते हैं, यानी एग के रूप में मैच्योर होते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब समझ गए? यानी ऋतुस्राव, यानी ऋतुस्राव का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रारंभ। और जब ये मेनार्की हम जिसे क्या करें, मेनोपॉज किसे कहते हैं? मेनोपॉज इसे हम मेनार्की कहते हैं। मेनार्की मतलब जब रजो दर्शन भी हम इसे कह सकते हैं, जब शुरू होगा एक प्रारंभिक अवस्था मेंस्ट्रुएशन, जब फर्स्ट टाइम किसी लेडी को मेंस्ट्रुएशन या ऋतुस्राव या हम क्या कह सकते हैं मासिक धर्म प्रारंभ होता है, स्टार्ट होना शुरू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। और रजो निवर्त क्या होता है? रजो निवर्त को हम मेनार्की कहते हैं, सॉरी मेनोपॉज कहते हैं। ठीक? खैर ये तो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा उसमें जानेंगे। तो लेकिन कहने का मतलब है कि जो एक स्त्री होती है वो संपूर्ण जनन काल में लगभग 400 प्राथमिक oocytes अंडाणु के रूप में परिपक्व कर पाती है। तो संपूर्ण जनन काल का मतलब क्या है? जनन अवस्था के प्रारंभ से लेके जनन अवस्था के अंत तक, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जहाँ से शुरू होगा और जहाँ पे वो खत्म होगा उसके बीच ये क्या करेगा? 400 प्राथमिक oocytes ही अंडाणु के रूप में क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। और ये प्राथमिक oocytes क्या हैं? ये वो oocyte तो प्राथमिक oocyte हुआ है जो ओगोनिया क्या कर पा रहे हैं? वृद्धि कर पा रहे हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा अंडजनन की प्रक्रिया। अब देखिए भाई, ये oogenesis की प्रोसेस कैसे-कैसे होती है। अंडजनन की क्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। अब देखो इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं कि किस प्रकार से अंडजनन होता है, यानी oogenesis की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आता है इसमें प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा? एक एग बनने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू होगी वो होगी प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल। तो सबसे पहले प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण होगा। ठीक है? अब देखो, oogonia के विभाजन से बनने वाले कोशिका समूह को एग नेस्ट कहते हैं। यानी oogonia में क्या होगा? पहले विभाजन होगा ना, सूत्रीय विभाजन और उसमें विभाजन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एग नेस्ट कहते हैं। इसके केंद्र में एक कोशिका सभी पोषक पदार्थों को एकत्र कर प्राथमिक oocyte बनाती है। प्राथमिक क्या ये हमने अभी पढ़ा था, oogonia वृद्धि जो वृद्धि करे तो वृद्धि कब कर पाएगी? जब वो उसमें क्या होगा? कोशिका विभाजन जब उसमें होगा। ठीक? तो वो क्या बनाएंगे? प्राथमिक oocyte बनाती है। इन कोशिकाओं में के एक स्तर से घिरी प्राइमरी oocytes को ही प्राथमिक फॉलिकल कहते हैं। तो इनमें क्या करा कि इन कोशिकाओं के एक स्तर से घिरी प्राइमरी oocytes, एक स्तर से घिरी हुई जो प्राइमरी oocytes को ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक फॉलिकल कहते हैं। तो सबसे पहले तो बनेगा प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण। एक अंड बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा? प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद क्या होगा? ठीक है? दूसरी प्रोसेस जो है, पहले क्या होगा? प्राथमिक फॉलिकल बनाएगा। अब ये प्राइमरी, देखो प्राथमिक और प्राथमिक फॉलिकल, अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? आपको देख रहे होंगे प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण। तो प्राथमिक फॉलिकल के निर्माण के बाद क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होगा। अब प्राथमिक को वैसे प्राइमरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा प्राइमरी और प्राथमिक क्या है? वो एक बेसिक है। प्राइमरी से जो और नीचे की स्तर को प्राथमिक आ गए हैं। प्रीमोर्डियल इसीलिए कहा उसे। तो प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण शुरू हो जाएगा, यानी प्रीमोर्डियल प्रोसेस के बाद क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा। वो तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल था। अब जो बनेगा फॉलिकल बनाएगा वो है प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण। उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण, यानी पहले प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण, प्रीमोर्डियल फॉलिकल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण। तो प्राइमरी जो फॉलिकल का निर्माण होगा वो किससे होगा? वो उसी होगा, प्रीमोर्डियल फॉलिकल से होगा। तो फॉलिकल कोशिकाओं के निरंतर विभाजन से, यानी जो फॉलिकल जो बना था हमारा प्राथमिक फॉलिकल, उस फॉलिकल कोशिकाओं के निरंतर विभाजन से प्राइमरी oocyte के चारों ओर क्या हो जाती है?
फॉलिकल कोशिकाओं के 6 से 7 स्तर बन जाते हैं। वहां तो एक ही स्तर बना था, यहाँ पे 6 से 7 स्तर बन जाते हैं। इन कोशिकाओं को ग्रेन्युलोसा सेल्स, ध्यान से समझिए बात को, जो फॉलिकल की कोशिकाओं के 6 से 7 स्तर बन जाएंगे, ठीक है ना, प्राथमिक कोशिका के निरंतर विभाजन से। अब बार बार जब फॉलिकल कोशिकाओं में विभाजन होता रहेगा तो जो प्राइमरी ओसाइट्स जो हमारा बना था शुरू में, तो उसके चारों ओर क्या हो जाएंगे, फॉलिकल कोशिकाओं के 6 से लेकर 7 स्तर बन जाते हैं। और ये जो 6 से 7 स्तर जो बने, इन कोशिकाओं को ग्रेन्युलोसा सेल्स, से नोट कर दो, ग्रेन्युलोसा, इसके बारे में बहुत बात होगी अभी। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स तथा इसके आवरण को मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं। बात समझ आई? तो इनकी इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसा कहते हैं, जो 6 से 7 स्तर बनी कोशिकाओं के, उससे तो ग्रेन्युलोसा कोशिका कहते हैं, तथा आवरण को मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, वृद्धि करने वाले फॉलिकल को इस अवस्था में प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब इस अवस्था में जो ये बनी, इसमें जो वृद्धि करने वाले जो फॉलिकल्स होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। और प्राइमरी फॉलिकल उस साइट्स था मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा के भीतरी स्तर के मध्य ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित अकोशिकीय जोना पेलुसिडा बनाता है। देखिए, प्राइमरी oocytes और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा और जो प्राइमरी oocytes जो थी, इनके जो भीतरी स्तर के मध्य जो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित अकोशिकीय स्तर होता है, उससे हम जोना पेलुसिडा बनाते हैं। समझ गए? अगर आपको इतना सब कुछ अगर याद नहीं भी रहता है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो oogenesis की प्रोसेस में, यानी अंड जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या बनता है, प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण होगा, फिर प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होगा, ठीक, उसके बाद द्वितीयक फॉलिकल का निर्माण होगा। ठीक है, द्वितीयक फॉलिकल में देखो, प्राइमरी oocyte के जोना पेलुसिडा, अभी बताएं जोना पेलुसिडा क्या था, जोना पेलुसिडा क्या है, मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा, तथा आपका जो क्या था, प्राइमरी oocyte था मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा का जो भीतरी भाग था, जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ था, उसे हम क्या कह रहा था, क्या कह रहे हैं हम उसे, जोना पेलुसिडा कह रहे हैं। तो प्राइमरी oocyte के जोना पेलुसिडा से चिपकी परत को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। समझ रहे? प्राइमरी oocytes की जो जोना पेलुसिडा था, उससे चिपकी जो परत होती है, उसको क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, थीका फोलिकुलाई कहते हैं। और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की जो बाहरी परत होगी, उससे क्या कहेंगे, थीका फोलिकुलाई कहते हैं। और ये थीका फोलिकुलाई दो परतें फॉलिकल के आकार बढ़ने के साथ साथ बनती है। अब जो ये थीका फोलिकुलाई बनी द्वितीयक फॉलिकल के निर्माण के बाद, तो इसमें क्या क्या दो स्तर कौन कौन से होते हैं, किसका, थीका फोलिकुलाई, यानी जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बाहरी स्तर को कह रहे हैं हम, मेम्ब्रेना, जो अभी ऊपर मैंने बात की थी, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, थीका फोलिकुलाई कहते हैं। और ये थीका फोलिकुलाई दो परतें बनाती है, एक को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना और एक को बोलते हैं थीका इंटरना। जो थीका एक्सटर्ना होता है वो संयोजी ऊतक का बाह्य आवरण होता है। किसका बना होता है थीका एक्सटर्ना, संयोजी ऊतक के बाह्य आवरण का। और थीका इंटरना यानी एक्सटर्ना यानी बाहर वाला भाग, इंटरना यानी अंदर वाला भाग। तो ये थीका इंटरना जो होती है, ये स्रावी भीतरी पर प्राइमरी oocyte तथा थीका फोलिकुलाई के मध्य का एक गुहा बनाती है, जिसे एंट्रम कहते हैं। खैर इसे हम बाद में बात करेंगे इसकी। अब देखो क्या होगा, जो स्रावी फॉलिकुलर कोशिकाओं का स्राव इस गुहा में भरता है, इस अवस्था को सेकेंडरी अवस्था द्वितीयक फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आपको क्या क्या याद रखना, सबसे पहले क्या हुआ, प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण हुआ, फिर प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण हुआ, फिर द्वितीयक फॉलिकल का निर्माण हुआ। और द्वितीयक फॉलिकल किसे कह रहे हो, इसी को कह रहे हैं कि जो ये सब प्रोसेस अभी हमने पढ़ी, कि जो ये स्रावी फॉलिकुलर होते हैं, उनके कोशिकाओं का स्राव जिस गुहा में होता है, इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अथवा द्वितीयक फॉलिकल कहते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण। ग्राफियन पुटिका आपने नाम सुना होगा, तो ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण। अब ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण कैसे होता है, उसे भी देखिए। oocyte के केंद्रक में विभाजन के साथ साथ, oocyte के केंद्रक में, किसकी बात कर रहा हूं, oocyte, शुरू में बात आ गई थी oocyte की। तो oocyte के केंद्रक में विभाजन के साथ साथ क्या होता है, फॉलिकल के आकार में भी वृद्धि होती है, जिससे एंट्रम बड़ी हो जाती है तथा इसकी मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा दो स्तरों में बढ़ती है, एक केंद्रीय मेडुलरी स्तर तथा दूसरा परिधीय स्तर। ठीक है, जिस स्तर पर मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा भी की कोशिकाएं द्वितीय oocyte को घेर कर उसे फॉलिकल की भित्ति से क्या कर देती है, जोड़ देती है। ठीक है, तो यानी चौथी में क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होगा। आप इसे अगर डीप नहीं भी लिखोगे, तो इतना भी लिखोगे तो थोड़ा बहुत नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। आपको ये प्रोसेस याद रखनी है। सबसे पहले क्या हुआ, प्राथमिक फॉलिकल निर्माण, उसके बाद
प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण हुआ, उसके बाद द्वितीयक फॉलिकल का निर्माण हुआ, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब आगे देखो। ठीक है। कोशिकाएं द्वितीयक ओसाइट को घेर कर उसे फॉलिकल की भित्ति से जोड़ती है। उस स्थान को या संयोजक पिंड के क्यूमुलस ओपेरिस ओवरिस तथा डिस्कस पोलिजिस कहते हैं। पूर्ण विकसित ओवेरियन फॉलिकल ही ग्राफियन फॉलिकल है जो अंडाशय की सतह पर उभर जाता है। तो सीधी सी बात, हम ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे, सीधी सी बात कर लेते हैं। जब हमारा ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है, ये अंडाशय की परत पर उभर आता है। और वो ग्राफियन फॉलिकल क्या, पूर्ण विकसित ओवेरियन फॉलिकल, जो पूर्ण विकसित जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती है वही ग्राफियन फॉलिकल्स है, जो उभर करके आ जाते हैं, अंडाशय के स्तर पर आ जाते हैं। आपने फिम्ब्रीज वगैरह में जो मैंने पिछली वीडियोस में बनाएगी, ये वीडियो उसी के समझ में आएगी जिसने पहले वाली वीडियो देख रखी होगी मेरी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें निर्माण होता है। अब आपने देखा होगा किस प्रकार से अंडाशय के स्तर पे जो एग हो चिपक जाते हैं। अब है अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन, यानी एग का रिलीज होना फॉलिकल से। ओके। ग्राफियन फॉलिकल क्यूमुलस ओवेरिकस के फटने पर खुल जाता है तथा द्वितीयक ओसाइट तथा उसका ध्रुवकाय दिए गुआ में मुक्त हो जाता है, जो अंडवाहिनी के फनल से होता हुआ अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। ठीक है। या फिर इसे और ज्यादा हम समझे, द्वितीयक ओसाइट के मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग अथवा डिंबोत्सर्ग कहते हैं। क्या कह रहा, द्वितीयक ओसाइट के मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग अथवा अथवा डिंबोत्सर्ग कहते हैं। या फिर अंड का फॉलिकल से उत्सर्जन होकर अंडवाहिनी में प्रवेश करने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब देखिए शॉर्ट में हम समझते हैं। अंडोत्सर्ग यानी ये आपकी यूट्रस होता है इस प्रकार से। ठीक, इसी प्रकार से कुछ होता था वो। हम इसे शॉर्ट में इस प्रकार समझ लेते। ठीक है। अब देखिए क्या करें, अंड का फॉलिकल से उत्सर्जन होकर, तो ये यहाँ पे अंडाशय होता है, ये वैसे तो यूट्रस की हमें कह सकते हैं अंडाशय। अब यहाँ से क्या करें, अंड का फॉलिकल से निकल के अंड, यहाँ अंड फॉलिकल से होकर अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी है। ठीक है ना। ओविडक्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ओविडक्ट। तो यहाँ पे ये एग क्या होगा, इसकी फॉलिकल से अंडवाहिनी में, यहाँ से एग निकला और यहाँ पे गया अंडवाहिनी में प्रवेश करने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी फॉलिकल से अंड का फॉलिकल से निकलकर अंडवाहिनी में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे स्पर्म आके इनसे मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है। तो ये सारी परिभाषा उसकी थी, आप समझ सकते हो इसे कि द्वितीयक ओसाइट के मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग अथवा डिंबोत्सर्ग कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, यानी कह सकते हैं कि फॉलिकल से एग रिलीज होके ओविडक्ट या फिर अंडवाहिनी में आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी हमें उसे क्या कह सकते हैं, ओव्यूलेशन हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक के इसी से रिलेटेड नेक्स्ट बात करते हैं हम, कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या होता है भाई, इसे भी समझिए। ये कार्पस ल्यूटियम हम किसे कह रहे हैं। देखिए, ग्राफियन फॉलिकल से अंड के निकलने के बाद शेष बचा भाग कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। फटे हुए ग्राफियन फॉलिकल के मेम्ब्रेना ग्रेनुलेशन की फॉलिकल बड़ी हो जाती है, जिसे ल्यूटियल कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि इनके कोशिका द्रव्य में लूटीन यानी पीले रंग की कणिकाएं होती है, लूटीन मिलता है। यही उपकला अब कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। देखो कार्पस ल्यूटियम हम सिंपल से कह सकते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या है, ये एग क्या होते हैं, माने ये एग है हमारा, और ये एग किसके अंदर है, इस फॉलिकल के अंदर है, ग्राफियन फॉलिकल। माने ये वाला बाहर वाला परत ये ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये एग है। बात समझ में आ रही। अब जब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल से जब ये अंड बाहर निकल जाएगा, ये अंड माना बाहर निकल गया, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये शेष बचे, ये खाली बच गया, यहाँ पे ये खाली बच गया ना, यहाँ से बाहर निकल गया खाली बच गया। तो यही वो कह रहा कि ग्राफियन फॉलिकल से अंड के निकलने के बाद ये जो शेष बचा हुआ जो भाग है, ये ग्राफियन फॉलिकल था, इसके अंदर एग था। अब ये एग बाहर निकल गया तो क्या बचा, शेष भाग। शेष भाग क्या कहलाएगा आपका, यही भाग क्या कहलाएगा, कार्पस ल्यूटियम कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफियन पुटिका से अंड के निकलने के बाद जो शेष भाग बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में ये। तो इसे कहते हैं। अब ये जो क्या कह रहा है, फटे हुए ग्राफियन फॉलिकल के मेम्ब्रेन ग्रेनुलेशा,
कि फॉलिकल बड़ी हो जाती है। अब जो ये फट के क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा फॉलिकल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिसे लुटियल कोशिकाएँ कहते हैं। अब लुटियल कोशिकाएँ भी इसे कहते हैं क्योंकि इनके जो कोशिका द्रव्य में लुटीन यानी पीले रंग का जो कणिकामय मिलता है, यही उपकला कार्पस लुटियम कहलाती है। ठीक है, क्लियर? तो कार्पस लुटियम सिंपल सी बात है, फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल को ही हम क्या कहते हैं, कार्पस लुटियम कहते हैं। कब कहते हैं? जब ग्राफियन फॉलिकल से एग निकल जाता है तो उसका जो शेष भाग बच जाता है, जो शेष कवच उसका बच जाता है, उसको ही ग्राफियन कार्पस लुटियम कहते हैं। तो कभी-कभी पूछा जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या है? तो कार्पस ल्यूटियम जो ग्राफियन फॉलिकल का शेष एग निकलने के बाद का जो शेष भाग रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। अब कैसे करते हैं इसे भी देखिए। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्राव होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो प्रकार के हार्मोन की बात करते हैं ना हम, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की। तो कार्पस ल्यूटियम से किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन की होती है। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन का स्राव कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम से। पास याद करना, प्रोजेस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। फटे हुए ग्राफियन फॉलिकल की गुहा में रक्त एकत्र हो जाते हैं, इसके स्कंदन से रक्त का थक्का जम जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि फटे हुए ग्राफियन फॉलिकल की गुहा में रक्त एकत्र हो जाता है। अब जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल होता है, उसकी जो गुहा शेष बची वहां पे तो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। आ रही बात समझ में? निषेचन के पश्चात कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी संरचना बन जाती है और पूरी गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है। अब देखिए मेनली बात है, जो इस प्रोजेस्टेरोन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन कहाँ पे गए हो? प्रोजेस्टेरोन हम क्या कहते हैं? प्रसव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसव हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, जब निषेचन होगा, सिर्फ कब? जब निषेचन होगा। ध्यान देना, कब? जब निषेचन होगा। निषेचन कब होगा? जब स्पर्म और एग आपस में उनमें उनका फ्यूजन होगा। ठीक है, तो निषेचन के पश्चात कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी संरचना बन जाती है। अगर निषेचन हो गया, वैसे तो कार्पस ल्यूटियम संरचना नहीं बनाती है, लेकिन कार्पस ल्यूटियम कब स्थायी संरचना बनाती है? जब क्या होती है? निषेचन होता है, यानी जब रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, तो स्पर्म स्पर्म और एग ये जब आपस में मिलेंगे, अगर नहीं मिले, माना रिप्रोडक्शन हुआ भी लेकिन ये आपस में नहीं मिले, तो इसका मतलब निषेचन नहीं हुआ। और अगर ये स्पर्म और एग दोनों आपस में मिल गए, तो इनका फ्यूजन हो गया, तो वही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो वही देखो आगे, निषेचन के पश्चात कार्पस ल्यूटियम एक स्थायी संरचना बन जाती है और पूरी गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है। बात समझ में आ गई? कब होगा प्रोजेस्टेरोन का स्राव? जब निषेचन होगा। तो कार्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगी? एक स्थायी संरचना बना लेगी और वही प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी करेगी। अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं और कार्पस एल्बिकेन्स में बदलकर अंत में समाप्त हो जाती है। समझ गए? अगर निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा और निष्क्रिय होकर क्या बनाएगा? कार्पस एल्बिकेन्स में बदलकर अंत में समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निषेचन नहीं होने पर कार्पस ल्यूटियम किस में परिवर्तित हो जाता है? तो कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय होता है और कार्पस एल्बिकेन्स में बदल जाता है। आरी बात समझ में? अंत में हम देखते हैं प्रोजेस्टेरोन के कार्य। क्या क्या कार्य हैं प्रोजेस्टेरोन के? ठीक है, प्लेसेंटा के बनने में, यानी प्लेसेंटा पता है ना, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो प्लेसेंटा का बनने में, भ्रूण के आरोपण में, यानी भ्रूण के स्थापन में। कभी कभी जिन महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है उनमें गर्भ नहीं ठहरता है, तो उनके लिए अलग से डॉक्टर क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स वाले इंजेक्शन उन्हें दिए जाते हैं। तो भ्रूण के आरोपण में, यानी भ्रूण के ठहरने में भी, और भ्रूण को बनाए रखने में। कभी कभी तुमने सुना होगा किसी औरत की क्या होती है या किसी महिला की क्या होगी, जैसे गर्भ तो ठहर गया लेकिन 2-3 महीने बाद वो गर्भ समाप्त हो जाता है, बच्चा खराब हो जाता है। तो कहने का खराब हो क्या होने का मतलब क्या है? कि उसकी गर्भ धारण बनाए रखने की क्षमता उसमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती? प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन उसमें एक्टिव नहीं होते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्लेसेंटा का बनना हो गया, प्लेसेंटा का बनना यानी अगर प्लेसेंटा बनेगा तो भ्रूण को क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। ये प्लेसेंटा का काम क्या है? भ्रूण को पोषण देना। तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन तभी तो मिलेगी जब प्लेसेंटा होगी। तो और प्लेसेंटा कब होगी? जब प्रोजेस्टेरोन कार्य करेगा। भ्रूण के आरोपण में, भ्रूण के ठहरने में भी, उसे बनाए रखने में भी कौन कार्य करता है? प्रोजेस्टेरोन। और ठीक है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रसव हार्मोन कहते हैं। हमारी बात समझ? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर बात समझ, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो वो भी बता सकते हो। चलो, थैंक यू।